जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट जब हो रहा है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग एनी टाइम चालू रहे। डिलीवरी कराते समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते तो आप तो नेक्स्ट टू गॉड। आपने तो ये है जिस दिन गॉड को डॉक्टर कोई की डिग्री पीटता नहीं मिली, है, गॉड मरता नहीं है, गॉड के पेरेंट्स नहीं मरते हैं, गॉड की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है, गॉड के बच्चों के फीस नहीं लगती। कोई भी केमिस्ट सारे ब्रांड्स नहीं रखेगा। तो यदि मैं लिख रही हूँ 10 ब्रांड तो वो 10 ब्रांड आप एज ए केमिस्ट रखेंगे। सिस्टम और लॉ में कितना फर्क है ना, वो देखते हैं हम। तो मतलब कई बार मुझे लगता है शायद आत्मा दहल जाएगी। जब मुझे एडमिट होना पड़ता है तो मुझे नहीं पता मेरी इंजेक्शन 1000 रुपए की आएगी कि 10,000 रुपए। और नीचे 4 पेज का जवाब था, 32 पेज की अपील बना दी, सब नए फैक्ट्स ले आए। कि औरों के लिए तो यूँ बोला जैसे कसाब भी है, उसकी भी पूरी ट्रायल होगी, उसको तब तक सही से रखा जाएगा, उसको लास्ट तक मौका दिया जाएगा कि वो अपील कर सके, प्रेसिडेंट के पास भी जा सके वो। वैद्यो नारायणो हरे, डॉक्टर ही भगवान हैं हमारे लिए। आपने वो एक रील देखी होगी सोशल मीडिया पे, एक मूवी की क्लिप है जिसमें एक डॉक्टर अपने ऑफिस में नर्स पर जोर से चिल्लाते हैं कि मैं ही डॉक्टर, मैं ही भगवान हूँ। आपका भगवान जब इंसान को लूला, लंगड़ा, अंधा और बहरा पैदा करता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं ही उनको जीवन दान देता हूँ। जब आप मौत के मुंह में पहुँच जाते हो तो वहाँ से निकाल कर मैं निकाल के लाता हूँ, इसलिए मैं ही भगवान हूँ। हम सब भी डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर तब तक भगवान होता है जब तक आपके हित में काम करता है, जब तक आपका इलाज हो जाता है। उसके बाद जब डॉक्टर किसी भी रीज़न से अगर इलाज नहीं कर पाता या पेशेंट की मौत हो जाती है तो वही डॉक्टर हमारे लिए शैतान बन जाता है। आज इस शो में हमारे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 गेस्ट हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट और 2 वकील हैं। हम बात करेंगे किस प्रकार डॉक्टर को प्रताड़ित किया जाना स्टार्ट हो चुका है हमारे देश में, डॉक्टर पर किस प्रकार केसेस आना स्टार्ट हो गए हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंसी के, और किस प्रकार वकील उनको डिफेंड करते हैं। आज ये पूरा एक तरह से हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं वारिस सीरवी और स्वागत है आप सबका ट्रायल टॉक शो में। आज के हमारे जो बंच ऑफ गेस्ट हैं उनमें से एक हैं डॉक्टर करुणा मंडल, जो कि ऑर्चिड वुमेन हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट हैं, एंड उनके साथ में हैं डॉक्टर विजय यादव, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में सुपर स्पेशलिस्ट हैं दोनों। उनके साथ जो वकील हैं एडवोकेट लोकेश शर्मा जी और एडवोकेट गौरव राठौड़ जी, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। आज हम खुलकर विस्तार से मेडिकल नेग्लिजेंस पे बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय द शो। डॉक्टर्स नहीं देखने चाह रहे थे। अगेन, डॉक्टर इज ए ह्यूमन बीइंग और डॉक्टर इज गॉड। गॉड मरता नहीं है, वो डॉक्टर मर सकता है। बस ठीक है। माई डॉटर, माई सन वॉज 2.5 years, माई डॉटर शी वॉज 6 years जिस समय कोविड आया। सारे फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट कोई काम नहीं कर रहा था। आई वॉज ओनली वन वर्किंग, विच वॉज एक्चुअली स्टूपिड, मे बी यू कैन से। सब ने ये बोला तेरी कौन सी इमरजेंसी है। मैंने ये कहा कि 5 महीने के बाद, 20 वीक के बाद यदि आपको पता लगे कि बच्चे में कोई विकृति है, आप टर्मिनेट कर देंगी क्या मैम? बोले नहीं, वो तो रूल के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, कैसे करेंगे? मैंने कहा फिर आप वो सोचो कि जिन पे ये बीत रही है उन पर क्या। मगर मेरा बच्चा मेरे सामने दौड़ के आता था जब मैं पूरे दिन पेशेंट देख के आती थी और मैं बोलती थी बेटा नहीं है। हाँ, वो हमें तो ये लग रहा है, इसलिए तो हम डॉक्टर को भगवान बोलते हैं। इसीलिए तो एक version है। भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान देखिए डॉक्टर साहब ने सही कहा है नहीं, बिल्कुल भगवान। यदि हम भगवान होते ना तो हमारे पेरेंट्स को तो नहीं जाने देते और हम भी अमर होते। हाँ, जस्ट इसलिए तो बोलते हैं नेक्स्ट टू गॉड। हम सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं जनता से, एक हमको भी इंसान समझिए, दूसरा हम हर चीज़ सेक्रीफाइस करके काम करेंगे, हमें पता है, तब हम इस फील्ड में आए हैं। उसके लिए इतना सा प्यार और आदर रखो। हमको अपनी जान की चिंता रहेगी ना, हम अपने बच्चे के लिए एक ही माँ है, हमें अपनी जान की चिंता रहेगी तो हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। देखो मेरा मानना है डॉक्टर तो कम से कम हमारी जान की इम्यूनिटी, ऐसा मेरी सोच है और ये 100% मैं सही मानता हूँ, क्योंकि मैं भी उसको अपनी तरह सोचता हूँ। आपके पास एक गरीब पेशेंट आ जाए और एक बहुत पैसे वाला पेशेंट आ जाए
तो आप ऐसा कर सकते हो क्या कि उसका इलाज अलग तरह से कर दोगे और गरीब का इलाज नहीं गलत संभव कर है, दोगे? वो नहीं संभव। आप बचाने की कोशिश दोनों को करोगे, चाहे वो एक उसी काम के लाख रुपए दे रहा है और वो उसके 10,000 ही दे रहा होगा, लेकिन आप वहां पे अंदर। मैंने आपको शुरू में सर फर्स्ट सेंटेंस ही मेरा ये था, कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है, कैसा है, दुश्मन है, वो नहीं आप हम ब्लड देखते नहीं। ट्रांसफ्यूजन करते हो तो पूछ के करते हो क्या कि हिंदू का है कि मुस्लिम का है? बस आपके पास डोनेशन आया तो क्या पता सही किसका हाँ, था? वो किसका है? लेकिन ये भी है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास में उनकी अपनी मेडिसिन होती है, वो कहीं और नहीं मिलती है, वो कहीं दूर से आते हैं, फिर उस चक्कर में वो ऐसे फेमस हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। अब उनकी एक बार में वो जो ट्रीटमेंट है वो सेट हो जाता है, फिर वो वापस दोबारा वहाँ जाते हैं, बोलते हैं हम, और से दूसरी बार भी सेम उनको ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन जब वो अपने गांव जाते हैं और वहाँ देखते हैं, किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं कि वो पर्चा देते हैं कि ये दवाई हमारे यहाँ नहीं मिलेगी, तो ये कैसे होता है? हमें बताता हूँ इसमें आपको। देखिए, देखिए, एक दो चीज़ें। ब्रांड है हम्म, और एक सॉल्ट है, ठीक है? आपने जो भी सॉल्ट लिखी उसके 1000 ब्रांड्स हैं, ठीक ठीक है। है? कोई भी एक केमिस्ट सारे ब्रांड्स नहीं रख सकता है, हम्म, ठीक है? तो यदि एक पर हमको भी 10 नाम याद होते हैं कि हाँ ये अच्छी कंपनीज के हैं, इसमें अच्छा असर आता है, तो हम वो 10 नाम याद रखते हाँ, वो हैं। branded नहीं तो है। सॉल्ट नेम हमको पता होता है, हम सॉल्ट नेम लिखते हैं। तो कोई भी केमिस्ट सारे ब्रांड्स नहीं रखेगा। तो यदि मैं लिख रही हूँ 10 ब्रांड, तो वो 10 ब्रांड आप एज ए केमिस्ट रखेंगे, लेकिन वो नहीं रखेंगे क्योंकि मैं उनके पास नहीं बैठती हूँ, ठीक है? यदि सेम सॉल्ट वो दूसरी कंपनी का भी ले रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए। नहीं, लेकिन ये चीज़ तो मेडिकल वाला बताएगा तभी पता चल, एक कॉमन सिटीजन को नहीं पता उसका है ना। रीजन ये है कि केमिस्ट शॉप पे सारे फार्मासिस्ट नहीं बैठते हैं, हम्म, केमिस्ट की लाइसेंस होती है, बट बाकी बैठते नॉर्मल, ठीक है। तो उनको कैसे पता होगा कि वो भी जिन पैरासिटामोल। डॉक्टर साहब के पास जा रहे, वो उस एरिया में दवाई वो वहीं मिलेगी। हाँ, दूसरी जगह नहीं मिलती है। डॉक्टर साहब हमारे तो क्या है, बच्चों के जैसे डॉक्टर मालूम नहीं करे, हम तो फटक रहते हैं, तो मेरा ये है कि मैं दवाई वहीं से लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं टोंक फटा आ जाऊंगा। बात दवाई की भी नहीं है, उस डॉक्टर की राइटिंग को वही केमिस्ट अच्छी तरह पहचानता है जो वो डेली पर्चियाँ देख रहा है। अब थी तो बात सही, लेकिन वो लगती जोक है। अब किसी ने वो डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आई, तो वो बोला कि डॉक्टर साहब मैं सारे दवाइयाँ सब दे दी, ये पीछे वाली दवाई कहीं नहीं मिल रही। ये नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ये मिलेगा, ये तो मेरा पैर नहीं चल रहा था, तो उसको मैंने उसको वो किया था, तो ये दवाई थोड़ी नहीं है। अभी इसमें सर, अभी जो नया अब आप देखेंगे ना, लगभग प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड है या ब्लॉग्स में लिखते हैं हम ब्लॉग्स में लिखने लगे हैं हमारे और सारे उसका prescription रीजन printed क्या है? तो ये नॉर्मल लैंग्वेज क्यों नहीं लिखते हैं डॉक्टर्स? है। उसका कारण बताइए, मैं आपको सुन देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लोरफेनामिन मैलिएट, क्या दवाई आपको पता है? नहीं, सर्दी की दवाई है। ठीक है। सूडोएफेड्रिन हम्म, एंड लिवोसिट्रिजिन, ऐसे करके एक कॉम्बिनेशन आता है जो Okay. आप खाते हो कोल्ड की। आप जुकाम होता है ना, मेरे को जुकाम लगी एक दवाई दो, इसमें ये कम से कम ये 3 कंपोनेंट आते हैं, कईयों में पैरासिटामोल एडेड होता है। ओके। अब आप मुझे बताओ मैं क्या लिखूँ उसमें? मैं तो पीवीसी है ना, पैरासिटामोल, सूडोएफेड्रिन, क्लोरफेनामिन मैलिएट एंड दिस पन्नी पर्चा भर जाएगा वो तो पूरा। तो पन्ना उसी में भर गया। तो हम एक सिनारिस्ट लिखेंगे, अब उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आप? अब आप हम कॉम्बिनेशन लिख दिया हमने। अच्छा, कॉम्बिनेशन लिखते हैं, वो उसको केमिस्ट को नहीं, पता है। वो उन्होंने लिख दिया सिनारिस्ट चश्मा। लिखी है ना, तो देखिए, सिनारिस्ट में वो मैंने सारे लिख दिया- सॉल्ट है। मैंने लिख दिया चश्मा। अब इस चश्मे के अंदर वो चारों सॉल्ट हैं। ओके। अब आप मेरी बात समझिए, क्या प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? ये चश्मा जयपुर में अवेलेबल है और विद्याधर नगर में अवेलेबल है। फाइन, मैंने चश्मा लिखा हो सकता है कि आपके यहाँ घड़ी अवेलेबल हो, आपके यहाँ पर पेन अवेलेबल हो, ये ब्रांड नेम हो गए। पूरे इंडिया में जो ब्रांड नेम्स होते हैं वो अलग अलग, मतलब ये तो एरिया बहुत बता सारे दी हैं, All over hundreds of states. brands are there for every salt हर गली में कंपनियां और खुली हुई हैं। कॉम्बिनेशन अलग है, ठीक है? दूसरी चीज हो सकता है कि आपको सेट्रिजिन से नींद आती हो, लिवोसिट्रिजिन से ना आए, और मुझे लिवोसिट्रिजिन से नींद आती है, सेट्रिजिन से नहीं आती है, तो किसी को पता नहीं होगा ना। इन चीजों का तो उपाय ये एक भी ही है। फर्क देखिए, है। मैं आपको जो दवाई लिख रहा हूँ उस पे अंदर सब कुछ लिखा होता है पैकेज इंसर्ट में, क्या आपको क्या दवाई दी गई है। फाइन, आपको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक जो दवाई देते हैं वो पुड़िया बांध के आपको नहीं पता लगती क्या इसमें कुछ नहीं, पता ही नहीं है। भाई, इसमें लिखा लेकिन हुआ उसमें है। क्या होता है, इसमें आपको सब चीजें पैकेज इंसर्ट में विद जो अंदर एक कागज आएगा ना, साइड इफेक्ट्स के साथ लिखी होती है, आपको पता है? आपको उसमें साइड जो इफेक्ट भी लिखे वो होते आता है, ठीक है। तो आपको जब पता लग गया कि मेरे को ये कॉम्बिनेशन दिया है, आपको पत्ता दिया गया है, पहले की जैसे पुड़िया बांध के नहीं देते आजकल कोई भी। आपको पता दे दिया गया, उसमें पता है 4 सॉल्ट आए हैं। लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए कि मैं आपको वो 4 सॉल्ट की एक दवाई, मेरे को आप लिखते हैं मल्टीविटामिन लिखनी है आपको। मल्टीविटामिन कितने विटामिन आते हैं? बहुत सारे आते हैं। कई बार 50 भी होते हैं। ओके। कैसे लिखोगे आप? सब नहीं लिख सकते,
नहीं, मेरा क्वेश्चन पर्टिकुलरली है कि जिसका भी आप जिस दवाई का भी नाम लिख रहे हो ना, उसको उस राइटिंग में नहीं लिख के नॉर्मल राइटिंग में लिख सकते हैं क्या? देखिए, Yes. मैं आपको बताऊं उसमें होता क्या है, मैं आपको बताऊं। दिस इज बायोलॉजी। जब आपका ब्रेन आपके हाथ से ज्यादा तेज चलता है ना, योर हैंड कैन नॉट मैच द स्पीड, और दिमाग ये बहुत मेरे साथ तेज भी चलता होता है, है। यूजुअली होता है सबके साथ। तो आप जब आपका दिमाग जब बहुत तेज चलेगा, आपकी राइटिंग सुंदर राइटिंग नहीं नहीं होगी। आप सही कह रहे हो डॉक्टर This साहब। is what मैं happens. हम कोई कुछ चीज हम भी ड्राफ्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो आधा पेज तो बहुत साफ सुथरा अच्छी नजर रहेगी, आता है। right है। फिर जैसे जैसे हमें जल्दी जल्दी हम ये होता है, कई बार हम दिस सोचते हैं इज कि बायोलॉजी। आप वो तो एग्जाम है। देते हैं ना, एग्जाम में क्या होता है, हाँ, लास्ट में एक जब क्वेश्चन जाते हैं। आया, एक क्वेश्चन आया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है, अब आपका ब्रेन के वो उसमें पूरा आपने खराब बता हो दिया, अब गया। आप लिखो और खराब करके कि फटाफट खत्म करें तो पूरा आता है मेरे को, पूरा आता है। उसमें आपकी हैंड राइटिंग कभी Correct. अच्छी नहीं होगी। नहीं, और सेकेंडली पेशेंट्स भी तो आपको 50, 60, 70 हैंड राइटिंग देखने आपकी हैं। कब अच्छी होगी पता है आपको? आप धीरे जो धीरे क्वेश्चन आपको नहीं आता नहीं है, आ रहा होगा। इसलिए सारे हर डॉक्टर्स चाहता है कि मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाए। वो इसलिए चाहता है कि देखिए मेरे पास नहीं, समझिए, अब नहीं चाहेंगे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आपका पेशेंट मर भी गया तो आप किसी का सिर नहीं फोड़ सकते। प्राइवेट में सिर भी फोड़ सकते हैं, कांच भी तोड़ सकते हैं। अब प्राइवेट में तो क्योंकि वो लॉस किसका है, वो मेरा आपका खुद का है। है, वो आपका खुद का है। वो मेरा खुद का है, मेरा लॉस है, पर्सनल लॉस है, गवर्नमेंट उसमें कोई हेल्प नहीं करने वाली है। और यही चीज है कि एज ए क्रिमिनल आप पे केस भी चल सकता है, बिकॉज ह्यूमैनिटी। मुझे बस भाई, आप में एक बिल्कुल- क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जिस इंसान ने पैदाइशी बस ये सोच के 10वीं 12वीं तक पढ़ाई करी कि मुझे डॉक्टर बनना है, बाकी बच्चे खेल रहे थे तब उसने पढ़ाई करी, MBBS ज्वाइन किया, उसको पता अच्छा, है अच्छा। कि उसको कोई पार्टी में कोई फ्रेंड सर्कल के साथ आउटिंग के लिए नहीं जाना है। जब दूसरे प्रोफेशन वाले 20s में 30s में बाहर घूम रहे हैं, अब्रॉड टूर कर रहे हैं, मज़ा मस्ती कर रहे हैं, तब वो पढ़ रहा है। 15 से 20 साल अपनी पढ़ाई को दिए। मिनिमम सुपर स्पेशलिटी के लिए 15 से 17 साल लगते हैं, जिसमें कि 5-5, 6-6 रात हम सोते भी नहीं हैं। पेशेंट के स्ट्रेचर भी खींचते हैं जनरल हॉस्पिटल में। इतनी मेहनत क्या हमने मर्डर करने के लिए किया है? ऑब्वियसली नहीं। देन व्हाई आर वी ट्रीटेड एज मर्डरर्स एंड क्रिमिनल्स? जिसका बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, मतलब सिस्टम और लॉ में कितना फर्क है ना, वो देखते हैं हम तो। मतलब कई बार मुझे लगता है शायद आत्मा दहल जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली। मर्डर का चार्ज लगता है, सही बात है। आज कोई डॉक्टर होता है, उसके पास में पेशेंट मर जाता है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होती है, वो डैमेज तो अपनी जगह पे है। उसके अलावा शॉकिंगली FIR भी रजिस्टर हो जाती है Yes. इसमें। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, मर्डर करने के लिए कई सारी चीज़ें होती है जो मर्डर की डेफिनेशन में नेसेसरी होती है, वो इस केस में मिसिंग होती है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटेंशन। Yes, motive, motive. मोटिव तो सर वो तो एक लीगल जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट में आता है। मोटिव तो एक अलग बात है। मोटिव इज लाइक कि मुझे आपका पैसा चाहिए था तो मैंने आपका मर्डर कर दिया ताकि मैं आपका पैसा ले सकूं, है ना। इंटेंशन इज कि मैं आपको जान से मारना चाहता चाहता था। था। मोटिव इज कि मुझे आपका पैसा मुझे लेना कुछ था। चाहिए था आपसे। हाँ, हाँ, कुछ अलग। हो सकता है मोटिव नहीं भी हो, पर इंटेंशन इज नेसेसरी डेफिनेशन में। Obviously. मोटिव देखा जाता है मर्डर में केस सॉल्व करते टाइम, वो एक एक्सटेंडेड लेकिन चीज हो गई है। डायरेक्टली मतलब प्राइमा फेसी आपको शुरू में आपको फंडामेंटली आपको मर्डर को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंटेंशन चाहिए कि मुझे इसको जान से मारना है, ठीक है। आयरनी इज यहाँ पे सबसे मतलब आश्चर्य की बात जो होती है, और मतलब हमें भी बहुत शौक लगता है जब हम देखते हैं FIR रजिस्टर हो गई मर्डर की 302 में, सेक्शन 302 ऑफ IPC में होती थी। कई केसेस देखे अभी लास्ट 10 साल में। तो उसके अंदर पहली बात तो डॉक्टर के पास आप क्यों आए हो? ठीक होने के लिए। डॉक्टर आपको क्यों एडमिट कर रहा है? ठीक करने के लिए। डॉक्टर आपको दवाई क्यों दे रहा है? ठीक करने के लिए। डॉक्टर आपसे पैसे क्यों ले रहा है? ठीक करने के लिए। डॉक्टर आपको ठीक करेगा तो ही गुडविल उसकी बढ़ेगी, पब्लिसिटी होगी, रेपुटेशन बिल्ड होगी और वो ज्यादा पैसे कमाएगा। डेफिनेटली वो ना तो आपको जान से मारने के लिए हॉस्पिटल में बैठा है, ना जान से मारने के लिए ट्रीटमेंट कर रहा है आपका। और वो इंटेंशन जो है कि मैं इसको मार दूं, दैट इज एब्सोल्युटली मिसिंग। उसके बावजूद भी पुलिस जो है इंटरेस्टिंगली ऐसी FIR दर्ज कर लेती है। तो अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पुलिस को नॉलेज नहीं है। नहीं है, और दूसरी चीज ये हो सकती है या वो जानबूझ के गलत चीज कर रहे हैं। हम यही मानेंगे जानबूझ के गलती क्यों करेंगे, जानबूझ के क्यों परेशान करना चाहेंगे, तो हम फॉर बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट ये मान लेते हैं कि उनको नॉलेज नहीं है। एक तो ये भी स्टेट का फेलियर है कि पुलिस वालों को ये पता ही नहीं है कि मर्डर में और नेग्लिजेंस में क्या फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क है। मतलब बहुत बड़ा फर्क है कि मैं किसी को ठीक कर रहा हूँ
मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ और वो मर गया, और एक मैं किसी के सर पे मैं डंडे से मार रहा हूँ या गोली चला रहा हूँ, किसी को गोली से उड़ा रहा हूँ या किसी को कुएं में धक्का दे रहा हूँ, एंटायरली डिफरेंट। एक मैं किसी का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में नेग्लिजेंस भी जो होती है, एक होता है ह्यूमन एरर, है ना, वो इट इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने मेरी टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज मैंने इलाज किया है, ठीक है। मुझे हर चीज़ तो पता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैंने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड टू द बेस्ट ऑफ माई स्किल्स मैंने इलाज कर दिया है ना। उस इलाज में हो सकता है कि वो करते करते कोशिश में मैं सोया नहीं हूँ या जो भी XYZ रीज़न है, उसकी वजह से कोई डोजेज जो है वो मे बी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, दैट इज़ नेग्लिजेंस, है ना। ह्यूमन एरर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। उसके लिए किसी भी तरीके से उस नेग्लिजेंस के लिए कि थोड़ा डोजेज ऊपर नीचे हो गया या यूँ हो गया, उसके लिए मर्डर की लायबिलिटी तो नहीं बनती है ना। उसमें होती है पैसों की लायबिलिटी, ठीक है। अब सबसे शॉकिंग, मतलब ये हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं टॉपिक, हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। अब सब शॉकिंगली क्या होता है ऐसे केसेस के अंदर, मर्डर का केस रजिस्टर भी हो जाता है और उसके बाद में आगे हमने देखा है कि एक बार उस केस को मान लो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बंद भी कर दे तो भी मजिस्ट्रेट स्वीकार नहीं करता, वो मजिस्ट्रेट भी वापस से उसको बोलता है और ढंग से देख के लाओ। तो मतलब अवेयरनेस हमारी जुडिशरी में, हमारे मजिस्ट्रेट्स के अंदर भी कमी है। अगर वो एक बार मजिस्ट्रेट के आंख के सामने आ गया और ये जमीन आसमान का जो फर्क है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, और फिर एक ह्यूमन एरर तो सभी से होता है। अभी हम बात कर रहे थे, लॉयर से भी होता है, जजेस से भी होता है, डॉक्टर से भी होता है। एवरी ह्यूमन एरर इज आल्सो नॉट नेग्लिजेंस। Herein, that is what I want to say. If we go by the Oxford Dictionary, negligence मतलब आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज पर, केयर नहीं थी उसमें, स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो था वो। मेरा फिर वही सवाल है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे लगा दी कि मैं किसी को ट्रीट करूं। पैसे कमाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। जो सबसे कम पढ़ी लिखी जनता है, अनफॉर्चुनेटली वो हमको सबको रूल कर रही है। सही है, ठीक है। हाँ, भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर ही 10th पास था। क्योंकि दिस इज द आयरनी कि जो हम सबको रूल कर रहे हैं ना, उनके लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है। कि ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, या आप जो IPC 302 लगाते हैं फॉर अ मर्डर, फाइन, इसके पीछे मैं आपको बताऊं सारा जो मोटिव होता है ना, वो आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपको दिखेंगे नहीं कभी भी। वो जब उसका लॉस होता है या जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब वो अपेयर होते हैं एकदम से। एंड वो आपको अलग, ये तू यहाँ कैसे लिया, ये तो चोर है, इसके अंदर तू कैसे आ गया, फंस गया, चल मैं कराता हूँ। सो लाइक दिस, सो इंस्टिगेट करने की चीज़ें होती हैं। एंड देन क्या होता है, कुछ ना कुछ मिली भगत से पुलिस के अंदर कोई मतलब जैक से किसी भी कारण से वो कर भी देते हैं। फाइनली होता है क्या, आपको बताऊँ, डॉक्टर प्रोफेशन क्या होता है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स माने जाते हैं पहले से ही। फाइन, वो आप मेरे पास समझ लीजिए, ये फर्स्ट क्रीम होती है जब अपन 12th पढ़ते हैं ना, तो इंजीनियर डॉक्टर्स अपन मानते थे, हमारे टाइम में तो यही था कि फर्स्ट क्रीम वहीं से छट जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्रीम होती है वो और पढ़ाई करती है, देन दे अपीयर, वो IAS IPS ऑफिसर्स, लॉयर्स, अदर प्रोफेशनल्स। उसके बाद वाली जो होती है वो भी नहीं होती, चलो टीचर बन जाते हैं, और जो कुछ नहीं बचा वो हम सबको रूल करेगा। सो दिस इज व्हाट वी थिंक। हमने जो शुरू से देखा था, भाई अगर तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, क्रीम ऑफ सोसाइटी हो, तो तुम तो अभी से निकल ही जाओगे। फाइन, वो हमारी थिंकिंग में बैठा हुआ था। अभी क्या होता है कि मैं 13 साल मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, 6 साल MBBS, 3 साल PG, 9 और 3 MCH, बीच में कभी कभार गैप भी आ जाता है। फाइन, तो अपन ने ये पढ़ाई 13 साल इसलिए नहीं करी कि मैं किसी का मर्डर करूं। फाइन, और मेरी जीत किसमें है, आप जाके बाहर बोलो हाँ उस डॉक्टर ने मेरे को अच्छा किया, आई एम ओके, फाइन, मेरी जीत तो उसमें है। मेरा क्लाइंटेज तो उससे बढ़ने वाला है। मेरा क्लाइंटेज अगर कोई पेशेंट एक्सपायर होता है उससे नहीं बढ़ने वाला है, वहाँ तो डेड एंड लग गया। आपने बताया एक बात और उसमें बीच में एक बार इससे बताओ, ये वाली बात जो आपने बताई ना, पैसा ही है सब कुछ। अगर पैसा नहीं लग रहा हो ना, उसने लगा 6 लाख रुपए लग गए और मेरा पेशेंट चला गया, अब मैं थोड़ा माहौल बनाऊंगा तो वापस मिल जाएंगे, तो मैं FIR कराता हूँ। पुलिस वाले FIR क्यों कर लेंगे, अच्छा उस इतने बड़े हॉस्पिटल के खिलाफ करा रहा है, चलो 2 पैसे की कमाई मेरी वहाँ से हो गई। क्यों, क्योंकि FIR जैसे दर्ज होएगी वो डॉक्टर साहब को बुलाएंगे कि मैं अरेस्ट करूँगा, आपके खिलाफ मुकदमा बन रहा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको 41 का नोटिस दे दिया, 41 के उसमें कि उसको कभी भी अरेस्ट कर लेंगे।
डॉक्टर साहब वकील के पास जाएंगे, वकील के पैसे लगे या नहीं लगे इनकी अप्रोच से, तो पता लगता है लाख रुपए में सेटलमेंट हो रहा है, वो नाम हटा देगा, All because of FR money. लगा देगा। सारा तो purpose वो है। क्यों कर रहा है? डॉक्टर साहब सुनो, उसने 6 लाख रुपए का बिल है, मैं इसको 2 लाख पे सेटल कराता हूँ, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, 2 लाख तो उसको भी दे रहा है और पुलिस वाला सेटल करा रहा है उसको भी दे रहा उसको भी मिल है। रहा है। और अगर वास्तव में उसके 0 बिल होता तो वो मर्डर नहीं कुछ नहीं होता, वो मर्डर होता ही नहीं। तो वो हो Negligence गया, नहीं होता वो। हाँ, मैं वही बोल रही इसकी थी सांसें कि इतनी थी। नेग्लिजेंस जो हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से कि ड्यू केयर नहीं दी, वन रीजन कि कोई डॉक्टर जिसने इतनी अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है वो ड्यू केयर दैट ना इज अ दे। डिफरेंट एस्पेक्ट मैम, पर मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक है, वो तो आप सही हो, आप मे बी बिकॉज यू आर राइट, बट जैसे हमने शुरू में बात की थी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हो सकता है कि बस वो Some यहाँ आ जाता है person- देखिए डॉक्टर। अपने might not. अपने I mean, हेल्थ the केयर thing में is- कोई तो लूप होल है। हाँ देयर इज समथिंग Definitely है। कि हम देखिए क्वालिटी केयर हम नहीं दे पा रहे पेशेंट्स को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर फैसिलिटी, देखिए आज की डेट में आपको पिछले कई सालों तक भी अपने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर रेडिएशन की मशीन पीपीपी मोड पे अभी भी है। वो क्यों है? क्योंकि उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारे पास मैनेजमेंट के लोग नहीं है, तो गवर्नमेंट मैनेज करने के लिए कोई दूसरे लोगों को वो पीपीपी मोड पे दे देती है, वो उसको मैनेज करते हैं जिससे कि क्वालिटी केयर हैम्पर नहीं हो। तो अगर आपको क्वालिटी केयर हैम्पर करनी है, मैंने ये पहले भी बोला कि अपनी हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो दुख का टाइम है अपने जीवन का। उस दुख के टाइम में मेरे से कोई चार्ज कर रहा है, आज मैं एज ए डॉक्टर किसी दूसरे को जाता हूँ, मुझे भी लगता है कई बार कि यार इतना पैसा लगता है क्या, इट इज़ देयर, बट अगर ये चीज़ नहीं लगे तो मेरे को सब क्वालिटी केयर लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं दोनों में डिफरेंस कंपेयर गवर्नमेंट में प्राइवेट में कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कहाँ आती है, अगर ये जो बर्डन है गवर्नमेंट उठाए, जो कि उठा सकती है, ऐसा भी नहीं है मुझे खाने के लिए नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हेल्थ के टाइम में मुझे नहीं पता मैं कितना ड्रेन हो जाऊँगा। ठीक है, ये एक मेजर सेटबैक होता है जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। जब मुझे एडमिट होना पड़ता है तो मुझे नहीं पता मेरी इंजेक्शन 1000 रुपये की आएगी कि 10,000 रुपये की आएगी। आज कीमोथेरेपी की ड्रग्स लाख लाख रुपए की आती हैं, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या होगा, या तो मैं छोड़ दूंगा या मुझे कहीं से हेल्प मिले तो मैं कर पाऊंगा। आज की डेट में भी जैसे अपन विदेशों में अगर बात करते हैं, वहाँ पे क्वालिटी केयर की दवाइयाँ अवेलेबल है, गवर्नमेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। को पता है धीरे धीरे वहाँ पे भी जो ओबामा केयर इन लोगों ने चालू किया था, वो सब हो रही थी, वो सब बंद करने का कगार आ गई है, बिकॉज उसका कोई लिमिट नहीं है। अपने यहाँ इतनी अवेलेबिलिटी है डॉक्टर्स की, अपने यहाँ आज आपको अभी किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, आप दिखा सकते हो। आप यूएस के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के दिखाओ, आपको 1.5 महीने 2 महीने का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। फ्रैक्चर हुआ हुआ आदमी कनाडा से यहाँ आया अपना इलाज कराने, क्यों? क्योंकि उसको 3 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिली, तो उसने बोला साहब इतने में तो मेरा गलत फ्यूज हो जाएगा, मैल्यून हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम ऑपरेट करके सही कर देंगे, मगर अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं है। ऐसा क्यों वहाँ पे? डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी नहीं है। Okay. दूसरा क्या होता है, हमारे यहाँ तो ये मैं मेडिकल बोल रहा हूँ, अपने टूरिज्म भी पास बहुत चल रहा है, हमारा हर एक- इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है हाँ। हमारा, बट फिर भी अफसोस की बात यह है कि ऐसी चीजों की वजह से उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो रियलाइज नहीं मैं होता। आपको दो एक तीन चीज प्रॉब्लम्स बताऊं? है। एक, हेल्थ इज नॉट द प्रायोरिटी। 2 सॉलिटेयर पहने हुए डॉक्टर साहब, हम तो बहुत गरीब है, बाहर स्कॉर्पियो खड़ी है अपने, तो डॉक्टर पास जाने के हमारी लिए thinking है। 600 रुपये, अरे ये तो बहुत ज्यादा है। ये एक पर्ची अरे तो कुछ लिखी कम आपने करो। सर, डॉक्टर बाहर हमें जाके- कहते हैं बात ही बाहर तो जाके करनी है। डोमिनोज का आपने पिज़्ज़ा 2 खाने के- पन्ने का लेटर नोटिस बाहर लिखा, जाके डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा लेंगे जो कि 750-800 रुपए का आता है, लेकिन आपने अगर बाहर 20 की महिलाएं शक्ल बात कर रही है 1100 के 50 से लिफाफे तो लगेंगे दस्तूर में, लेकिन वो 600 रुपये आपको फीस नहीं दे सकती। सब जलवा में professional- हम 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी में पैसा नहीं लगने चाहिए। सो अपन हेल्थ केयर को अपनी माइंड में बिठाया ही नहीं गया है इस तरीके से। हमारा सोशल जो सर्कल है, या मैं जो कहूँ कि जो हमारा मीडिया है, इस चीज को ऐसा हाईलाइट कर ही नहीं पाए। Prioritize प्रायोरिटी है। नहीं, पर आप मुझे हॉस्पिटल में दिखाने आए, इसलिए तो नहीं कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मेरे से बातें करने नहीं आए थे आप। आई हैव दैट नॉलेज, आई हैव दैट आपकी डिग्री, रेपुटेशन खींच के लाती है। और इतने समय तक मैंने मेहनत करके इतनी नॉलेज गेन की है, जिससे कि आपको शायद हेल्प होगा, इस वजह से आप आते हैं, ठीक है। और आपके पास लॉयर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, जो भी है, कंसल्टेशन की ही फीस होती है। बात ही तो करिए, फीस का की पीपल कम, Same thing happens with lawyers, I know. फीस क्यों सर देना? हमारे साथ सेम है, सेम। हाँ। क्या आपने ये 2 पन्ने का नोटिस दिया, आप 11,000 रुपए फीस काहे के ले रहे हो? सर, तो मैं- आप ही लिख लेते 2 मैं पन्ने। आपको वही बता ये रहा जो हूँ। वही आप मेरा मुझे कहना है। बताइए। हमारा अपने लेटर पड़ोसी हेड में से नाम आ 2 रहा मिनट बात ही है, तो हमारा करेंगे, तो एडवोकेट पड़ोसी लिखा से हुआ है, कराते। इसी बात Here की comes the वजह से skills, Yes. obviously. आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने 100 किताबें पढ़ के अपना एक
निचोड़ अपने दिमाग में भरा है। आपने भी इतनी तरह की धाराएं, इतनी तरह के लॉज, इतनी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ही मैं आपके सामने बैठा हूं तो आप समझ जाओगे कि ये इस चीज से सॉल्व हो जाएगा। फाइन, वो क्यों? क्योंकि आपने वो 100 किताबें पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है, मैं गूगल देख के आया हूँ। जब मैं गूगल देख के आया हूँ तो मैं वो हमारे साथ भी बहुत हो रहा है आजकल। मैं वो सवाल करूंगा। हम गूगल आजकल तो आप वाला देखते हैं। कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, चैट जीपीटी मैं आपको वो बता ज्यादा रहा खतरनाक हूँ, है। recently one of our relative called at 2 PM in night. 2 AM in the night. 2 AM. अरे यार दीदी, मैंने तो ना नॉर्फ्लॉक्स रिजल्ट ले लिया, मेरे को तो डायरिया वॉमिटिंग हो रही थी, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा। मैंने कहा बहन रात के 2 बजे तेरे को ये याद आ रहा है? मैडम कि वो मैं क्या करूँ, घर में पड़ी थी तो मैंने ले ली। अब गूगल में देखा तो बोले मेरा तो बच्चा है, वो फीड कराती है, उसको कुछ हो जाएगा। मन तो किया फोन में से निकल के नहीं, फिर उसमें पता क्या है, हमारे साथ और आपके साथ एक सेम चीज और आ रही है। आप ये सोच के फोन उठा रहे हो कोई इमरजेंसी होगी, और फिर क्या है, वो क्या बोलेंगे, जैसा अभी आया कि ये बैंगन खा लूंगी तो ये नहीं हो जाएगा, या ये ले लिया तो ये नहीं हो जाएगा। फिर कोई इमरजेंसी कॉल आया, अरे छोड़ो, फिर आप उसको इग्नोर कर दोगे। लेकिन वही हो सकता है फोन बेचारे किसी के साथ। इसका एक रीजन और ये भी है, ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती है, एक जनरल अवेयरनेस नहीं है। जैसे हमने वहां तो डिफरेंशिएट किया भी कि नेग्लिजेंस अलग होती है, मर्डर अलग होता है। एक चीज और है, नेग्लिजेंस और ह्यूमन एरर भी कहीं ना कहीं डिफरेंट फर्क है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। नेग्लिजेंस इज की स्टैंडर्ड ऑफ केयर और ड्यू केयर नहीं है। बहुत बार मैंने तो रखी मेरी तरफ से पूरी की पूरी, फिर भी ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है। हो सकता उसकी ना है। तो अच्छा, आपने दवाई दी 6-6 घंटे से लेना। पैरासिटामोल की गोली मैंने 50 लोगों को लिखी, मुझे थोड़ी पता था आपको रिएक्ट करेगी। नहीं, साइड इफेक्ट अगर मैंने अपने साइड इफेक्ट बताया ही नहीं कि मुझे किस चीज से वो है, तो एलर्जी आप है। भगवान थोड़ी हो कि उसको सर, देख के पता लग एलर्जी से जाएगा। डेथ भी हो जाती है। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो मेडिकेशंस की आ रही है, बहुत सारे मेडिकेशंस में ऐसे प्रिजर्वेटिव आते हैं जिनसे रिएक्शंस आता है। मुझे नहीं पता, मान लीजिए मैंने तो बताया, जैसे मैंने आपको घड़ी लिखी है, आपने जाके घड़ा ले लिया वहां से, दूसरा ब्रांड ले लिया। अब उसमें ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिसमें या तो ड्रग नहीं है या उसमें कोई एलर्जिक चीज है। मेरे पास ये यहाँ पे था, देखिए ये क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे मैंने 100 पेशेंट्स को अगर ये चश्मा प्रिस्क्राइब किया है तो इनमें से 80 पेशेंट्स को इससे फायदा हुआ है। फाइन, तो मैं ये एक चीज सोच लेता हूँ कि मेरे पेशेंट्स जो आते हैं, इस तरह की पब्लिक ज्यादा है जिनको कि इससे फायदा हो रहा है, तो मैं पहले ये प्रिस्क्राइब करता हूँ। फाइन, मुझे 20 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनको इससे फायदा नहीं हुआ, देन आई चेंज। फाइन, लेकिन इसकी वजह से जो चीज मैं जो लिख रहा हूँ, अब ये जरूरी नहीं है कि आप जाके झुंझुनू में जाके लोगे तो ये वहां मिल जाए। अब उस दवाई के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हुआ? ठीक है। Another thing is कि हम जो सॉल्ट लिखते हैं, सॉल्ट के साथ कुछ बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं, उससे एलर्जीज होती है और उससे आपको सूट होगा या नहीं होगा। जैसे आयरन की गोली हो सकता है एक ब्रांड की आपको नहीं सूट हो, दूसरे की सूट हो जाए। तो हमने देखा कि यूजुअली इससे रिएक्शन नहीं आता है, तो हमने वो लिखा, ठीक है। और ये तो बहुत महंगी, जरूर इसका कोई ना कोई सेटिंग होगा कि यही दवाई लिख रही है। दैट इज द मेंटालिटी। यही होता है मेंटालिटी, यही है। ठीक है, वो तो है जो है। तो हम अब क्या कहते हैं, भाई सॉल्ट ये है, आपको जो कंपनी की सूट होती है आप ले लो, आज के डेट में फिर ऐसा हो उसमें रहा है। असर नहीं होगा। हाँ होता है सर। आज के डेट में क्या हो रहा है, उसमें क्या होती है, मैं अगर प्रिस्क्राइब एक्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता भी हूँ ना, वो पहले मेडिकल स्टोर में जाके पूछता है कि यार ये कौन सी सस्ती वाली है, वो दे दो। अब आप मुझे कुछ बताइए, मैंने आपको जेनरिक जैसे पैरास्टामोल कालपोल नाम से भी आती है, डोलो नाम से भी आती है, सेम पीसीएम भी आती है, बहुत सारे नाम से आती है पैरास्टामोल, अवेलेबल है। मैंने आपको मान लीजिए फॉर सेफ कालपोल लिख दी, ठीक है, आपने जो कालपोल नहीं दिया, आपने कैमरा ले ली, उससे आपको रिएक्शन आ गई, तो व्हाई आई एम रिस्पॉन्सिबल? नो, बिकॉज इवन कालपोल से भी यदि रिएक्शन है तो कालपोल मैं नहीं बनाती हूँ। बट एज और- ए सिटीजन तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि मैं तो आपके पास आया था। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल टू चेक द क्वालिटी। अभी ये समस्या आई थी ना कि कफ सिरप से इतने लोगों की मौत हो गई, हाँ। डॉक्टर को पकड़ो। तो डॉक्टर ने तो भाई वो सॉल्ट ही लिखा था, वो यदि सही दवाई नहीं है तो वो उसके लिए ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज बनी है, डॉक्टर्स आर नॉट सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल। की दूसरी दवाएं नॉर्मल तो आ रही हैं, मुझे नहीं पता वो कौन बना रही है। आप मुझे बताइए, आपने एक बैच अच्छा बना दिया, एक बैच आपने पॉइजनस बना दिया, मुझे कैसे हमें पता? कैसे पता? एंड दैट इज नॉट आवर नहीं, पहले जॉब। आप सारी पी के देखो, जब आपको सही लग रही है तो आप आगे दो। ये चीज डीजीसीआई जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसको देखनी चाहिए कि भाई ये दवाई मैं एक बार पास कर वो दूं। देखना ना देखना, एनीवे वी आर नॉट नहीं, रेस्पॉन्सिबल उसमें फॉर भी दैट। डॉक्टर साहब कह रही हैं वो ठीक है, उन्होंने देखा तो था, लेकिन वो वाला लॉट ठीक था ना,
अब जो बन रहा है अब उसमें बन रहा कोई है। मिस्टेक हो रही है तो वही- नुकसान तो वो कर रहा है। तो इसी में है ना, दूसरी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है। अभी बात समझिए, विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आ जाती है कि पेशेंट को लॉस हुआ, लिखा तो आपने था, पर आप उसमें समझिए कितने स्टेक होल्डर्स जिम्मेदार हैं। जिस कंपनी की दवाई है और जिसने बनाई है और जिसने अप्रूव करी है, वो तो कोई पिक्चर में ही नहीं आ रहे। देखिए यदि मैं डॉक्टर आता घोड़- सिर्फ पिक्चर में तो क्यों आता यदि है? मैं क्योंकि face घोड़े value- को face बोलूँ value। तू तैर ले और मैं मछली को बोलूँ तू रेस लगा, नहीं हो सकता, चलेगा क्या? नहीं होगा। सो एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन स्पेशलिटीज, आपको पता है इट्स ओन जब हैसल्स। एक सर्जन ऑपरेट करता है उस टाइम में स्ट्रेस लेवल किस लेवल का होता है? बिकॉज मेरी ऊपर दो प्रेशर है। एक तो ये सक्सेस होना जरूरी है, बिकॉज वो पेशेंट मेरी नाम सुन के या ये देख के ही आया है और मेरे नाइफ के नीचे आया है, तो बेचारे ने अपनी जान मेरे हाथ में दी है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी बनती है कि मैं उसको सेफली निकालूं, मैं ऑपरेशन सही से करूं। अब उस टाइम आपको पता है इंस्ट्रूमेंट काउंट, मॉप काउंट, जो गॉज पीस छूट जाते हैं, मॉप छूट जाती है या कोई कैंची छूट गई है, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें आपको पता है। ये चीज़ों के ऊपर नेग्लिजेंस किस पे आता है? डॉक्टर से। अब मेरे बताइए, मैं वहाँ पे मॉप गिनूंगा कि मैं सीजर गिनूंगा कि मैं वहाँ पे गॉज पीस गिनूंगा कि bleeding control करेंगे। मैं नहीं, bleeding पर control- इसके अंदर तो वो एम्प्लॉय आपका है ना, तो उसकी कोई भी गलती होगी उसके लिए तो आप वही कह रहे responsible हो। और employee As per- हमारा मैं वही नहीं तो हो बता रहा हूँ। तो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पास समझिए। अगर आप डॉक्टर हो और हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ है तो हॉस्पिटल आप मेरे पास समझिए, दैट्स इसमें- व्हाट आई एम सेइंग कि यदि मॉब छूट जाता है तो केस डॉक्टर पे होता है, हॉस्पिटल पे नहीं होता है। ठीक है, बट अच्छा इसमें ये अगर नहीं, आप भी इसमें कोई अभी गलती नहीं कर करनी है दोगे, ना। आप भी कर दोगे तो उसके लिए भी हॉस्पिटल लायबल है। ये जरूरी नहीं है हर चीज में That is- नेगेटिव ही हो, that is उसमें true। मैं पॉजिटिव। क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे पास समझिए, उस टाइम में ब्लीडिंग कंट्रोल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब आप एक बार समझिए, वहाँ पे 4 स्टाफ होते हैं जो साथ में खड़े होते हैं। अब आप बताइए उनकी जवाबदारी विकेरियस क्यों हुई? वो नर्सिंग स्टाफ है, क्वालिफाइड है कि नहीं? या जो टेक्नीशियन है क्वालिफाइड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सर वो इसलिए है, मैं बताऊं, वाइकेरियस इसलिए होती है क्योंकि हम किसके पास में आए हैं? हॉस्पिटल के पास में, सो एंड सो हॉस्पिटल, वही XYZ हॉस्पिटल। मुझे ट्रस्ट किस पे, मैं पैसा किसको दे रहा हूँ? वो नर्सिंग स्टाफ इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाएगा, आज तो मैं उसके पास नहीं आप जाऊंगा। मेरे पास समझिए, उस टाइम मैं क्या बोल रहा हूँ, इट शुड बी ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप एक आदमी पर नहीं डाल सकते हैं। उस वक्त में आप मेरे बात समझिए, मैं ऑपरेट करूंगा कि इंस्ट्रूमेंट गिनूंगा कि गॉज देखिए मैं गिनूंगा कि आपको मॉप बताऊं, गिनूंगा? आज नहीं सर, के अभी आपके new नहीं guideline होगी, है ना आप उसको कि- इस्टेब्लिश कर दोगे अगर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकिन हमें तो आपके पता नहीं अंदर है होगी ना आपको कि 4 उस वक्त माप देते हैं, नर्सिंग आप स्टाफ ढूंढ नहीं कौन कौन पाओगे। था। Bleeding हाँ, में। वो आप ये हमारे आप को प्रॉब्लम जानता ही है। नहीं है। गॉज रख दो ना, आप मुझे ढूंढ के दिखा दो। ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन पे हाँ। बहुत ज्यादा दे नीड टू Deep बी research। मेटिकुलसली सीन एंड Yes। स्टडीड। मैं इसमें वही क्या कह होता रही है? हूँ कि हर फ्रेटर्निटी की आप- अपनी मेरी बात चैलेंजेस समझिए, हैं। ये जब तक आपने किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं, तो तब तक वो उसी पे पड़ी रहेगी जिसपे वो पड़ी है। ये प्रॉब्लम हमें Obviously। उसमें भी लगती है, केसेस हाँ। के अंदर भी हमें यूं लगता है, जैसे होता है ना, जजेस जो हैं, लॉयर्स हैं, वो भी स्पेशलिस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता तो ये है, बट मैंडेटरी नहीं है कि जो जज है वो जजमेंट देते टाइम एडवाइस लेगा कोई मेडिकल काउंसिल की या किसी की। मैं आपको बताऊं, इसमें भी एक बहुत बड़ा क्रक्स आता है। आपको बताऊं, देखिए इंस्ट्रूमेंट छूटना तो बहुत रेयर है, लेकिन गॉज मॉप छूटना इतना अनकॉमन नहीं है। काउंट होता है, मतलब 99% कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट 1% हो सकती है। उसमें क्या होता है, पैकेट आता है, पैकेट में कई बार 5 की जगह 6 मॉप निकल गए। अगर वो स्टाफ ने निकालते वक्त, अब मैं उस वक्त बोलूँ हाँ मॉप के काउंट कराओगे पहले, मैं ब्लीडिंग दबा के बैठा हूँ और मैं बोलूँ नहीं पहले काउंट कराओ सब, फाइन। पर ये problems- स्टाफ हु इज टेकिंग द मॉप्स, ही और शी हैज टू काउंट कि भाई मैंने इतने नहीं, ये solve हो यूजुअली सकती स्टाफ है, करता ये है, problems। यूजुअली स्टाफ करता है, लेकिन मान लीजिए कि उसने नहीं काउंट किया इमरजेंसी के अंदर, उसमें 5 की जगह 6 मॉप निकल गए, उसने दे दिए दबाने के लिए, काउंट करते उसमें बोला 5 ही थे, अब रह गया अंदर, अब क्या करोगे आप? नहीं, ये तो सॉल्व हो सकता है अगर जैसे नहीं, मेडिकल देखिए, फ्रेटर्निटी से मैं किसी को आपको- लेंगे। नहीं, मैं तो दूसरी बात बता रहा हूँ, मेडिकल फ्रेटर्निटी का अगर जो एडजुडिकेशन हो रहा है केसेस को, जो डिसीजन दे रहे हैं, उसमें एक थोड़ा ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इन सब एस्पेक्ट्स में तो वी कैन सी इनटू इट। Exactly। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। देखिए, यदि मुझे लॉ के बारे में कुछ पूछना है तो मैं अपने हिसाब से एक मंतव्य नहीं बनाऊंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें क्या होता है। अभी जैसे आपने मोटिव और इंटेंशन में फ़र्क बताया, मुझे नहीं पता था, मेरे लिए दोनों सिनोनिम्स हैं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जाके देखिए, सिनोनिम में आएगा। लेकिन आपने डिफरेंस बताया। उसी तरीके से जैसे मैंने बोला, ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस में फ़र्क होना चाहिए। दोनों है, अलग है। ह्यूमन एरर की पनिशमेंट नहीं, मगर नेग्लिजेंस की पनिशमेंट। डॉक्टर एरर भी करे तो वो नेग्लिजेंस में आता है। नहीं, medical हमेशा नहीं, नहीं आता। negligence- ड्यू केयर है, स्टैंडर्ड ऑफ हाँ, केयर है, लेकिन तो मैं आपको एक नहीं चीज आएगा। बताऊं, मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए मगर जब- वो निर्णय कौन लेता है? वो वही बात हम कर रहे हैं कि हाँ, वही। उसमें वो अगर वो mandatory निर्णय ले कर सकता दें। है जिसको इसकी नॉलेज है। हाँ, वही तो तो कि जो mandatory जजेस कर हैं, देना चाहिए कि उनके पास डॉक्टर सिर्फ से law का कंसल्टेशन knowledge मैंने होना अभी चाहिए। आपको शुरू में थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, आपकी फीस 200 रुपए करनी है, डिसीजन कौन लेता है आपको पता है?
जो या तो गवर्नमेंट में हो या जिसको सैलरी के बारे में नहीं सोचना है या जिसको रोज क्लाइंट आए कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, फाइन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है फॉर सेक या जज है या व्हाटएवर जो भी है वो डिसीजन लेंगे आपका कि भाई इसकी फीस इतनी करनी है, या गवर्नमेंट में जिनको फर्क ही नहीं है कि लॉयर कौन है क्या करेगा पता नहीं, फाइन। ऐसे ही डॉक्टर की फीस के डिसीजन कौन लेता है? लोग बोलते भी हैं लॉयर्स की फीस पे कैप लगा, कई लोग ये डिस्कशन आई मीन द थिंग इज व्हाई मैंने पढ़ाई करी है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं तो सिर्फ एक कागज और पेंसिल यूज करती हूँ, मैं पैसा कागज पेंसिल का नहीं दिमाग का लेती हूँ। सही बात। आप मुझे बताइए, आपसे अगर तो 10 ये साल मुझे एक्सपीरियंस हो गया, आप उसको जीवन दान दे रहे हो ना, उस एक पर्ची पर आपने 5 टैबलेट लिख दिया, इंजेक्शन लिख दिया, सर या तो फिर वो ऐसा तो करो, बचा रहा है उसको। जिसको जीवन दान दिया वो फिर मेरे हिसाब से मेरी फीस देके जाए और जो मर गया उसके हिसाब से कंपनसेशन ले ये भी ठीक होना चाहिए है, ना फिर आपने जिसको बचाया नहीं, है फिर ये वो भी दे होना दे चाहिए। 25 लाख रुपए, हाँ। उसके जीवन भाई पैसे मैंने तो तेरे 25 जीवन लाख। की जो देखिए कंपनसेशन कैसे मिलता है हाँ। कि अगर ये अपने लाइफ टाइम में अगर अर्निंग करता तो कितनी कर लेता, कितनी कर लेता। उसके उस हिसाब हिसाब से से compensate compensation होता है। वही तो टेबल ऐसे है। ही उस अगर हिसाब कोई बच से गया हमको तो अपने फीस भी लाइफ मिलनी टाइम में चाहिए। कितनी अर्निंग करेगा उसके हिसाब से फीस दे दो बस नहीं, मेरा सवाल सर आप सबसे है, तो एज ए कॉमन सिटीजन अपन जैसे बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की अपनी है, तो अपन ये कब तक बोलते रहेंगे कि डॉक्टर हैं, ह्यूमन है, उससे एरर हो सकता है, तो इससे ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसको दे? पर कोई इलाज नहीं करेगा अगर हम ऐसे सोचने लग सिटीजन जाएंगे तो। सिटीजन कहाँ जाए? एक एक चीज कॉमन मुझे आप सिटीजन जिसका बताएं। कोई पॉलिटिकल आप- बैकग्राउंड नहीं है वो कहाँ जाएगा? मेरे को आप एक चीज बताएं, आप 5 साल की उम्र में जो थे तब जो आपकी बुद्धि थी अब भी वही है क्या? नहीं। और आज से 15 साल बाद भी यही नहीं। रहेगी क्या? तो हम आपसे एक, आप यू आर यू, मैं एक डॉक्टर हूँ, राइट। मैं आज पास आउट हुई हूँ, मैं 15 साल के बाद क्या होंगी और उसके 15 साल के बाद क्या होंगी, आई विल नॉट बी द सेम। राइट। देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग आउट ऑफ एवरीवन? आप एक डिजाइनर के पास गए, आपने डिजाइनिंग करी, आपको नहीं जची, आप क्या करते हो? दूसरे के पास चले जाओ, अगला रोकता तो नहीं है, हम भी नहीं रोकते हैं, हमारी नहीं सुनती, आप चले जाओ यू दूसरे हैव राइट टू सी एनीबॉडी एल्स आल्सो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर डॉक्टर्स की जो भी फीस है वो एक दूसरा पार्ट डिसाइड कर रहा है जिसके कॉमन सिटीजन का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? कॉमन सिटीजन। इसीलिए मैंने आपसे पहले एक चीज बोली कि हेल्थ केयर शुड बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट बट शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो। ऑब्वियसली फाइन, मुझे क्यों जाके फीस पे करनी है? आप मेरे से टैक्स लो, आप मेरे से इंश्योरेंस का पैसा लो, आई डोंट माइंड। आप मेरे से पर मंथ के 5 रुपए लो, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल में किसी में भी घुसूं, एक्स हो कि वाई हो कि ए हो, कैशलेस है तो कैशलेस है। ये जो है यहाँ पे इनकम टैक्स 70% है बट सब फ्री है, एजुकेशन, हायर एंड दे गेट एजुकेशन। क्वालिटी केयर आल्सो। यस यस। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं कि पहले हमारे भी बेड health के के नीचे system में चूहा दो घूम चीजें। रहा है और वो बच्चे का पैर खा गया, ऐसी फैसिलिटी आप नहीं मुझे है। एक चीज बताइए, आज की डेट में आ आप जाएगा। आपके मान लीजिए फॉर सेक आपके कोई रिलेटिव है, सिस्टर है, वाइफ है, व्हाटएवर, उसकी डिलीवरी आपको करानी है तो आप हमेशा मन में ही चाहोगे अच्छी जगह पे। अच्छी जगह पे हो। फाइन, आप चाहोगे जहाँ साफ सफाई हो, इन्फेक्शन नहीं हो, अच्छे से डिलीवरी हो जाए और मैं खुशी खुशी करा दूँ। सबकी इच्छा यही है, हर आदमी हॉस्पिटल में घुसता है इसीलिए है कि वो अच्छे से बाहर आ जाए। सी, डिलीवरी इज नॉट अ डिजीज, इज नॉट अ पैथोलॉजी। राइट। But finally, that is also body. It is said that women are a little Rebirth. unpredictable, कहते ही है ना दूसरा and जीवन pregnant है ना? people हाँ, are obviously. all the more हाँ unpredictable. कहते ही है तो ठीक है, हो सकता है सब कुछ अच्छा है और वो अचानक से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, यूट्रस निकालने की भी बारी है और जान का खतरा भी हो जाए। तो वी हमारी हैव हैड thinking में ये पेशेंट घुसा जहाँ पे हुआ है। हमने 46 बॉटल खून के भी दिए हैं, अ नॉर्मल पेशेंट। तो ये हो सकता है, हमको नहीं पता कि कौन सा वाला यूट्रस नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नहीं, और हमने- हमारा एक केस भी था ना सर, क्या था वो उसमें था ही वो यूट्रस रिमूव का केस, एक्सेस ब्लीडिंग हो रही थी, वो आती है डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर ने कहा कि एक बार हम 7 डेज दवाई लिखेंगे, अगर उससे ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। 7 दिन दवाई लिखी है, उसके ठीक नहीं हुआ, फिर उसके टेस्ट लिखे डॉक्टर ने, जिस वक्त वो आई है उसके सारी जांचें नॉर्मल है, मानते हैं हम भी, उसकी किडनी फंक्शन भी ठीक काम कर रहे हैं, उसके ब्लड रिपोर्ट्स भी ठीक आई हैं। सेकेंड डे उसका ऑपरेट किया और वो डॉक्टर उस ऑपरेशन को करने के लिए वही कर सकती है, दूसरा एमएस नहीं कर सकता, वो गायनोलॉजिस्ट जो है वो वही कर सकती थी। उन्होंने ऑपरेट कर दिया। अब ऑपरेशन करने के बाद नेक्स्ट डे उसकी किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल हुई, वो डॉक्टर ने उसको नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर किया, नेफ्रोलॉजिस्ट आया, उसको पूरा चेक किया, उन्होंने कहा डायलिसिस करना पड़ेगा और वहाँ से वो चली गई
और कोई हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू कराया। अब वैसे अगर कोई नॉर्मल लेमैन देखेगा वो तो ये देखेगा कि ऑपरेशन से पहले सारी जांचें ठीक थी, रिपोर्ट सही थी, सब कुछ सही थी, ऑपरेट करते ही किडनी क्यों खराब हो गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हम गए थे तो सब ठीक था, वहाँ जाके हमारी मैं हमेशा एक पूछता हूँ, नहीं अभी गए थे तो हॉस्पिटल पिकनिक की जगह तक अभी नहीं इसमें ये होगा डॉक्टर साहब, जहाँ आप गए। नहीं लेकिन वो नहीं हेल्थ का इसका issue अभी आ आगे- जाता है। अभी देखो इसमें हाँ, आगे क्या हाँ, होगा। जी। इसमें थोड़ी डॉक्टर साहब की जो गलती थी वो भी मैं बताऊंगा, हाँ, बिल्कुल। कि डॉक्टर की गलती यहाँ हो जाती कि वो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर नहीं करते और वो उसको कह देते कि ठीक हो गया, डिस्चार्ज कर देते। लेकिन जैसे ही पता लगा कि इसकी किडनी फेल हो गई, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट ने किया। अब वो मोनोलैक में, ये केस 2012 में चला था और 23 में आया। 20 या 21 में डिसाइड हुआ है और वो जिंदा है, पेशेंट है डायल उस पे, लेकिन वो जिंदा है। अब डॉक्टर साहब ने भी क्या किया, बिजी रहते हैं, उन्होंने वकील साहब जो जानकार थे उनको दे दिया। और वकील डॉक्टर थोड़ी है, नहीं। वकील ने ना तो डॉक्टर साहब से पूरा कुछ कंसल्ट किया, डॉक्टर साहब ने उन्होंने वकील साहब ने कंप्लेंट भी ऐसी थी, 5 पेज की कंप्लेंट थी, 4 पेज का रिप्लाई किया और 12 से और 20 तक कोर्ट में केस चला और जज साहब ने फैसला कर दिया कि ये डॉक्टर की लापरवाही से इसकी किडनी फेल हुई है। ये आया था और तब ठीक था, आया तो जब ठीक था और गया तब किडनी और गया जब इसकी किडनी फेल हो गई, उन्होंने 20 लाख का डॉक्टर साहब उस पर अवार्ड कर दिया डॉक्टर के उसमें। अब डॉक्टर भी कब जागे जब वो 20 लाख रुपए का अवार्ड आया। उससे पहले हो सकता है डॉक्टर साहब ने भी उन वकील साहब से पूछा ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है केस में, क्या नहीं चल रहा है, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा मेरे को। फिर वो अपील करनी स्टेट फोरम में, नीचे डिस्ट्रिक्ट कमीशन से हार गए। वो हमें किसी ने वो रेफर किया केस, तो हमने उसको देखा। अब डॉक्टर साहब से हमने कहा, डॉक्टर साहब आपको हमें कम से कम टाइम देना पड़ेगा 2 से 3 बार, हमें बताना पड़ेगा ये यूट्रस रिमूव वाला प्रोसेस क्या है पूरा। नीचे वाली कोर्ट ने एक चीज बताई है कि आपने हैवी डोज दी, तो आप मुझे बताओगे कि उन्होंने तो नहीं बताया, उन्होंने एक दवाई का नाम नहीं लिखा कि ये 500 mg से 1000 mg दे दी, 100 से 500 दे दी, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि आपकी हैवी डोज से उसकी किडनी फेल हुई और वो डायलिसिस पे आ गई। अब हमने जब उनको लड़ा, डॉक्टर साहब ने, हमने सर सारे लिटरेचर लिए है, एम्स की बुक्स मंगवाई है, उसमें पूरा हमने पैरामीटर क्या है, दवाइयाँ कैसे देते हो, क्या आपने पैरासीटामोल दी है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया, उसकी किडनी फेल क्यों हुई, आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या है। वो डॉक्टर साहब, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है वो भी, तो उन्होंने हमें पूरा 3 सेटिंग में बताया। अब हमने अब ऊपर वाली कोर्ट में हमारा क्या है, बेस खराब हो गया। ऊपर वाली अपीलेट कोर्ट में हमारा क्या है कि बेस तो वही रहेगा जो हमने नीचे दिया है। ऊपर वाली कोर्ट में ना तो नए डॉक्यूमेंट दे सकते और ना आप नई प्लीडिंग लेके जा सकते, क्योंकि वो कहता है आपने नीचे ये चीज कहाँ उठाई थी। अब हम क्या करते हैं कि हमने वो किया, हमने 30 या 32 पेज की हमने उसकी अपील पहले तो हमने समझा कि वो उन्होंने बताया, मैं एपिडर्मिस में कट करने से लेके यूट्रस तक लेयर बाय लेयर समझाया उन्होंने, फिर यूट्रस रिमूव होके लेयर बाय लेयर उन्होंने पूरा प्रोसीजर समझाया, पूरा प्रोसेस समझाया हमने बाकायदा उसको लिटरेचर के साथ। ऐसे लिटरेचर भी नहीं कि हमने गूगल से निकाला, वो डॉक्टर साहब ने हमें एम्स की बुक में बाकायदा उसको दिया, हमने उनकी कॉपी लगाई कि ये बुक्स एम्स में चलती है, ये एम्स का सिलेबस है, का सिलेबस ही यही है। हम एमबीबीएस करके आए, उस सिलेबस से करके आए, इसके अलग जाऊं तो मेरी नेगलेज। अब हमने 32 पेजेस की अपील ड्राफ्ट कर ली। पहली डेट पे जाते ही वो वकील साहब सामने वाले क्या बोलते हैं, और नीचे 4 पेज का जवाब था, 32 पेज की अपील बना दी, सब नए फैक्ट्स ले आए। मैंने कहा कि साहब वो आपको देखना है, मैंने 4 पेज को ही 32 पेज में एक्सप्लेन किया। इन्होंने ये तो कहा था ना कि मैंने कोई हाई डोज नहीं दी, मैंने अपनी डोजेज बताई है। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि इन्होंने कौन सी हाई डोज दी, मैंने, हमारे नीचे था पूरा डिटेल से नहीं था, हमने उसको डिटेल से सारी डिटेल्स हमने उनको हमने बताई सारी कि डिटेल ये बोली। दवाइयां दी और ये डोजेज में हमने दी और एक ये एक चीज नर्सिंग दी। नोट्स है और सब कोलैबोरेट कर रहा है कि जो सिलेबस में है वही नोट्स में आ रहा है कि ये वाली दवाई इसको इतने बजे दी गई है, तो वो प्रिस्क्राइब डोजेज है सारी। अब वो वकील साहब 20 लाख से 15 पे सेटल कर रहे थे। मैंने बताया डॉक्टर साहब इतने रुपए में करना चाह रहे हैं, मैंने कहा नहीं। लास्ट में तो वो 5 लाख पे आ गए थे। क्यों?
क्योंकि उनको लगा आर्ग्यूमेंट से कि केस हमारा अब हमारे फेवर में जा रहा है। हमने सारी चीज रखी। वो पहले बोले कि साहब ऐसे तो मार दो किसी को, तो मैंने कहा कि वकील साहब भगवान तो हम भी नहीं है, आप और हम दोनों लड़ रहे हैं ना, एक ही जीतेगा, अपन दोनों भी तो भगवान नहीं है ना, तो डॉक्टर थोड़ी भगवान है, उसने तो इलाज किया है ना। मेडिकल बोर्ड को भी किया था, वो ऐसे हुआ था, वो डॉक्टर साहब की वजह से हो गया था। वो डॉक्टर साहब के 100%, देखो डॉक्टर 100% सही है और हम भी मानते हैं कि हम भी 100% सही हैं। उसमें ये हुआ था गौरव जी कि जब वो पूरा केस में ये हाई कोर्ट जस्टिस थे जो उसको सुन रहे थे, उन्होंने ऐसे कहा कि रिटायर्ड जस्टिस थे, वो अपीलेट कोर्ट में वही बैठते हैं, तो उन्होंने ऐसे कहा कि हाँ वकील साहब आपकी बात ठीक है। वो बोले आप बताओ। मैंने कहा एक दवाई का नाम नहीं लिखा इन्होंने पूरी कंप्लेंट में कि मैंने हाई डोज दी कौन सी थी। मेरी नेग्लिजेंसी वहां थी कि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर नहीं करता, मैं इनको घर भेज देता, मैं अपना पल्ला झाड़ लेता। अब कोर्ट ने पूरी चीज देख करके उन्होंने ये कहा, और वो तभी तो वो धीरे धीरे डाउन आ रहे थे कॉम्प्रोमाइज के लिए। फिर जज साहब ने ऐसे कहा कि वकील साहब ऐसे करेंगे इसको, वैसे मैं आपकी बात से सेटिस्फाई हूँ, आप चाहो तो इसको मैं मेडिकल बोर्ड को रेफर कर। वो समझदार थे जज साहब, वरना तो वो खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं जजेस के। नहीं, उन्होंने, हमें ये भी पता था कि ये केस हमारी तरफ पूरा टर्न हमारे फेवर में हो रहा है। वो डॉक्टर साहब मेरे पास ही खड़ी थी, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे हम डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, पीछे वाली कोर्ट वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट के समय कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा। मैं तो MBBS नहीं हूं ना, मैं समझता ही नहीं हूं ना इस बात को, लेकिन जज साहब को एक्सप्लेन कौन करेगा? आप जितना बेटर कर पाओगे उतना तो वो भी नहीं समझते। उन्होंने सर उस वाले मैटर में क्या किया, उस वाले मैटर में उन्होंने हमें हमारे फेवर में गया। फिर उन्होंने कहा इसको मेडिकल बोर्ड को रेफर कर देते हैं, तो चूंकि वो डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा हाँ भेज दो इसको मेडिकल बोर्ड को। जी, मैं कह रही हूँ ना आप भेजो तो सही। वो मैटर मेडिकल बोर्ड में जज साहब ने एक कहा, उनके वकील साहब को और हमको, आपको अपने फेवर के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट इस फाइल में लग रहे हैं, केवल इस फाइल के डॉक्यूमेंट, अब नए डॉक्यूमेंट नहीं, इस फाइल में जो आपको लगता है ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आप पेज को फोल्ड कर दो और उनको कह दिए जो आपका पक्ष ले रहे हैं उनको फोल्ड कर दो। और उन्होंने मेडिकल बोर्ड को रेफर करके ये कहा कि इसकी 7 डेज में रिपोर्ट दे। उसकी 10 दिन में रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि यही पैरामीटर है दवाइयों का और यही प्रोसेस है इस ऑपरेशन का। यहाँ तक कि वो हमने भी लिख दिया था कि इनके उसमें लिखा हुआ है कि वो किडनी फेल हो सकती है उस यूट्रस रिमूव वाले मैटर में, हो सकती है, उसका बकायदा दिया हुआ है। तो बोले एक हो गया सर, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाए, हाँ। ब्लीडिंग लॉस ज्यादा हो जाए, किडनियों पे प्रेशर आ जाए। हमने वो भी प्रेजेंट किया वहाँ पे कि देयर इज ऑलवेज अ रिस्क फ्रॉम 15 to 17%। कुछ ऐसी स्टडी थी, एक रिसर्च पेपर हमने वहाँ पे शो किया, वो भी उनके सिलेबस में था, जो हमने सिलेबस और हमने एम्स हमने वो सब दिए शो किए कि देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि इन्फेक्शन की वजह से देयर कैन बी किडनी फेलियर। और वो क्रोनिक था, वो बाद में एक्यूट हो गया। वो चीज भी हमने एस्टैब्लिश करी कि ये एक रिस्क है, ये एक तरीके से साइड इफेक्ट है, नो वन कैन कंट्रोल इट। लेकिन अब यहाँ डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे मैं उन डॉक्टर साहब को, हमने हमारे वाले डॉक्टर साहब को ये कहा, आपने मुझे अभी भी फीस दी है, आपने नीचे वाले वकील साहब को भी फीस दी थी, हो सकता है ये दिल्ली भी जाएगा, लेकिन हमारा बेस वही रहेगा कि जो नीचे वाली कोर्ट में हो गया। अगर नीचे आपने ध्यान दिया होता, आपने पूरी बात, या तो वकील साहब को पूछना चाहिए था, जैसे हम आपसे बार बार 3 सीटिंग में बैठे हैं, जो या तो वहाँ पे ये थी कि यहाँ तो वो डॉक्टर साहब भी बिजी थे। मैंने कह दिया उनको, डॉक्टर साहब आपकी वजह से ये केस हम नीचे यूज किया। क्यों? आप समय देते, आप वकील साहब के जवाब को देखते तो सही कि 4 पन्ने में उन्होंने तो लिख दिया अस्वीकार है, अस्वीकार है, अस्वीकार है, हमने जो भी दवाइयाँ दी है कि वो मैंने पैरामीटर से सही दी है, हमारी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, हमने नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया था, बस ये जवाब है। तो मैंने कहा आप बताते ना कि इसको पूरा इस तरह से दो। अब भी तो हमने आपको बुलाया, आपने बुलाया, उन्होंने बुलाया ही नहीं था। अरे वो नहीं बुलाया था तो वो आप बोलते ना कि केस तो आपका है, केस तो आपका है, उन्होंने तो 10,000 रुपए लेकर के दे दिया। आज की डेट में मेडिकल लीगल केसेस बढ़ने की वजह से फाइल वर्क कितना बढ़ गया आपको पता है। आज मैं पेशेंट केस, आपने ये, मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये पेपर में आपने ये भी पढ़ा होगा कि आधे ज़्यादा डॉक्टर और ये जो रेजिडेंट डॉक्टर तो क्लर्क बने हुए हैं, क्योंकि पेपर वर्क, सी कोर्ट वर्क्स ऑन फैक्ट्स और वो भी रिटन फैक्ट्स। एक डॉक्टर साहब हमारे ही लोग हैं ना, हमारी लाइन काटने में लगे हुए हैं। मेरे को तो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि हम एडवोकेट है ना, आप अभी कह रहे थे कहीं लाइन लग रही, कहीं लाइन नहीं लग रही, तो
अगर हमें हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अच्छा रिजल्ट दिया है, वो मुझे माउथ पब्लिसिटी से 10 केस और आते हैं। yes. मैंने आपका कोई केस सॉल्व कराया, आप ही 10 जगह हमने डॉक्टर का केस जिताया, उन डॉक्टर साहब ने हमें 10 डॉक्टरों के केस दिलवाए ना कि साहब आप उनसे लो, उन्होंने हमारा केस हमें फेवर में करा के दिया। तो ये तो मेरी माउथ पब्लिसिटी हो रही है। हम भी कहते हैं कि हमारा इलाज उन्होंने बहुत अच्छा किया, आप उन डॉक्टर साहब को दिखाओ, वो बहुत बढ़िया ट्रीट करते सर, हैं। मैं लेकिन हमारे लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब BMW ले आए, इन डॉक्टर साहब को तो अब मेरे पास तो अभी तक मैं तो 800 से ऊपर नहीं जा रहा, ये मैं सेंटर ही चला रहा हूँ, डॉक्टर साहब BMW में कहते हैं इन्होंने 6 मंजिल लगा ली, मेरे तो 1 मंजिल नहीं चल रही, मैं भी तो MBBS हूँ। वो ये तो देख रहे हैं ना, फिर वो क्या करेगा, वो वहां से मतलब हमारे लोग हमारी लाइन काट रहे हैं। ये वकील साहब लंबी कार में है, मैं तो बाइक पे ही जा रहा हूँ, तो वो क्या कहेंगे, अरे वो कुछ नहीं, लोगों को लूट रहा है, वो लोगों को बेवकूफ बना के पैसा लेता है, मेरे से ऐसे किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। और वही डॉक्टर साहब ने पैसा इकट्ठा किया, मेहनत करी, तब वो आज BMW में घूम रहे हैं ना। लेकिन वो मुझे सर एक चीज बता दो, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर्स हो गए, यंग होते हैं, अच्छी पैकेज होते हैं, MBA हो गए, उनको अधिकार है यदि इंटरनेशनल टूर करने का, बड़ी गाड़ी घूमने का। तो हमने अपने 15-17 साल जो पढ़ाई को दिए, इसलिए थोड़ी कि सेवा ही करनी है, हमको भी अच्छी लाइफ चाहिए ना। आपने तो नेक्स्ट टू गॉड, आपने तो ये है, जिस दिन गॉड को डॉक्टर कोई की डिग्री पीटता नहीं है, मिली, गॉड मरता नहीं है, गॉड के पेरेंट्स नहीं मरते हैं, गॉड की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है, गॉड के बच्चों के फीस नहीं लगती है। लेकिन आप दूसरों के पेरेंट्स को तो बचा रहे हो ना। गॉड गायब हो सकते हैं। हम लोगों को पीटने से हम गायब नहीं होते। लेकिन आज तक कभी एक वो एक्ट ऑफ गॉड वाले के अलावा कभी किसी भगवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ना। अब वो मूवी में था सर, वो भी मूवी में था, वो रियल मैंने ये एक्ट ऑफ गॉड की मूवी में देखने को मिला, बात। बाकी रियल लाइफ में कभी देखा क्या? पर आज तो बहुत सारे डॉक्टर्स पे चलते हैं बिल्कुल, अब तो और ये कॉमन हो गया। अब ये common यू नो हो गया। इसकी वजह से Fashion क्या हो हो गया। रहा है, देखिए पहले क्या मानसिकता थी, सरकारी डॉक्टर वो हाई रिस्क केस भी डील कर सकता है, प्राइवेट वाले नहीं कर सकते। भाई पढ़ के तो दोनों वहीं से आए हैं, क्या फर्क है आप सोचो। सरकारी में आपका आदमी जाता है तो निकलेगा क्या, उसकी संभावना कम होती है, मरेगा। अरे यार बहुत पैसे लग रहे हैं, ठीक है अब तो मरना ही है ना, कोई नहीं ले चलते हैं सरकारी में। प्राइवेट में आप ये एक्सपेक्ट, मैं एक बताऊं, आप आज प्राइवेट में आप किसी डॉक्टर का सिर फोड़ देंगे, सरकारी में फोड़ के दिखाओ, फोड़ नहीं सकते आप। सही है। वही नहीं, आप मुझे बताओ, अगर आप अफोर्डेबल हो गवर्नमेंट में, आप कभी नहीं जाओगे। नहीं जाएंगे, अभी सही है। ये कारण पता बताओ। है, फैसिलिटी है। कारण यही है, मेन चीज आपका वही है, बच्चा crux पैदा यही हुआ है। है, चूहा उसका पैर नहीं खा जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? बेड साफ नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है, सफाई होगी इसकी गारंटी है, कुछ नहीं पता आपको। आपके क्यों, कारण क्या? वॉशरूम के अंदर दरवाजे में कुंडी लगती है कि नहीं, वही नहीं पता है। नहीं है, सही है। अभी बहुत डॉक्टर शॉर्टेज की बात ये बता जो रही। आपने अभी बताया था ना, गवर्नमेंट को इन पे ध्यान देना चाहिए, फैसिलिटीज पे ध्यान दो। अगर ना समझो, अपने नहीं, पास हॉस्पिटल्स सरकार बहुत ध्यान हैं। देती है, किस पे देती है? PCPNDT लागू करो, SITA नाम के बदले SAATA लिख दिया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, सीज करो इसकी मशीन। नहीं अरे डॉक्टर भाई अभी जो आप पेशेंट बता रहे थे ना, देखें, सोनोग्राफी कर नहीं। लें या हम क्लरिकल वर्क करें, विकेरियस रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, आप ट्रेन स्टाफ आप रखिए। अभी फॉरेन ट्रिप वाली बात बता रहे थे ना, ये भी कंज्यूमर में केस हो गया डॉक्टर के खिलाफ। वो भीलवाड़ा मेंटल में हुआ था। वो कोई उसके थे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने उसके कोई फ्रैक्चर था, उसके प्लास्टर कर दिया, सब कुछ कर दिया। आज 8 तारीख को किया, 10 तारीख को उनको बाहर जाना था और वो 10 तारीख को बाहर चले गए। और बाद में उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब तो विदेश चले गए और पीछे से मेरा पैर खराब हो गया, तो और कोर्ट ने फैसला भी उनके फेवर में कर दिया, डॉक्टर के फेवर में। वो तो यहाँ से स्टे कराया हमने। तो मैंने कहा कि साहब इसका थोड़ी पता था ये एक्सीडेंट होकर के आएगा, मेरी टिकट तो पिछले 2 महीने से हुई थी, ये कहाँ लिखा है कि मैं विदेश नहीं जा सकता? कि मुझे ये थोड़ी कि मुझे अब यहीं रहना हमें पड़ेगा। जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे बच्चों की गलती है क्या कि हम डॉक्टर हैं? अच्छा इसीलिए बताओ, चलो ये सब चीजें मान ली कि ठीक है अधिकार भी नहीं है, आपको सेवा ही करनी है, तो उसके एवज में हमको कुछ मिल रहा है क्या? हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे लिए क्या फिर? अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि हम सेवा के लिए आ जाएं? एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि औरों के लिए तो यूं बोला जैसे कसाब भी है, उसकी भी पूरी ट्रायल होगी, उसको तब तक सही से रखा जाएगा, उसको लास्ट तक मौका दिया जाएगा कि वो अपील कर सके, प्रेसिडेंट के पास भी जा सके वो, ठीक है कि मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए, वो मर्सी पिटिशन भी करेगा। यहाँ क्या होता है कि हॉस्पिटल के खिलाफ जैसे ही केस दर्ज हुआ वैसे ही अगले They दिन become killers. वैसे ही अगले दिन अखबार में आएगा Media trial. और अखबार में, हाँ मीडिया ट्रायल बात trial. Media अब trial आप हो मुझे गया। एक चीज बताओ, मीडिया में- अभी एक बहुत बड़ा केस हुआ था किडनी वाला, याद है आपको? बांग्लादेशी पेशेंट्स का कुछ किडनी वाला एक केस आया जो पेपर में बहुत लंबा चला।
एक्स डॉक्टर्स पे जिन पे भी केस हुआ वो बहुत दिन जेल में रहे, ठीक है, उसमें कोई पेशेंट खराब भी नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। जो जिसको चेक करना था कि ये विदेशी नागरिक का भाई बहन नहीं है, वो कॉन्सुलेट था। डॉक्टर इज नॉट द राइट पर्सन टू चेक कि वो उसका रिलेटिव है कि नहीं है। आप मुझे बताओ, आप बांग्लादेश से आए हो, आपने मुझे बताया ये मेरे भाई हैं, ये मुझे किडनी देना चाह रहे हैं, तो मैं तो ब्लड ग्रुप मैच करके मैचिंग है तो मैं दे दूंगा आपको। ये मेरा काम नहीं है कि ये आपके भाई है, ये आपकी कॉन्सुलेट से आप किडनी ट्रांसफर कराने आए हो, वो लिख के दे रही है हाँ भाई ये दोनों भाई है। लेकिन इतना देखा नहीं जाता ना, और वो क्या होता है मीडिया में आपको दोषी बनाया जो बनाया। डॉक्टर को क्यों, उसकी क्या गलती थी? नहीं जेल तक तो पहुंच ही नहीं रहे। नहीं मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं जेल की बात नहीं कर रहा, जेल तो बात की बात। फर्स्ट ही आपका मीडिया के अंदर आपको वैसे बता दिया, ये तो जेल में रहे, वहीं पे आपकी रेपुटेशन, जेल में ये तो जेल में ये तो एक पर्टिकुलर ना, ये तो एक पर्टिकुलर मैटर है। मैं Now तो we will बात keep कर रहा them. हूँ ये एक पर्टिकुलर मैटर कि आपकी रेपुटेशन तो वहीं गई ना, जैसे अखबार में आया उन्होंने पेशेंट ठीक करके नहीं, अखबार में आया और अगले दिन से पड़ोसी सोच रहा है ये तो मेरा किडनी निकाल लेने वाला है। नहीं, ये अब मीडिया ट्रायल की वजह से क्या होता है कि आप ये तो जरूर देख रहे हो, ये तो वो किडनी चोर डॉक्टर्स को सही कर अपनी लिया। जगह भी छोड़नी पड़ी, दे हैड टू चेंज द कर नहीं रिजल्ट। सकता। और जजेस भी पढ़ते हैं एक बार, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लोग भी बार बार पढ़ते हैं उसी चीज को, उनका भी माइंड। और आपको पता है उनको बेल तब तक नहीं हुई जब तक कि मीडिया ट्रायल बंद नहीं हुआ। हाँ वो हाईलाइटेड था मैटर, तब तक बेल हो ही नहीं सकती। और आप मुझे बताओ उसके पीछे रीजन कुछ नहीं था। आप मुझे बताओ कि जो आइडेंटिटी प्रूव करनी थी वो डॉक्टर को नहीं करनी थी, फिर उसको पैसे खिला के इन्होंने आइडेंटिटी ऐसे बता दी या मास्क कर लिया, तो तुम आने ही मत दो ना भाई वहां से। सर हिट एंड रन वाला जो केस होते हैं उसमें सबको बेल मिलती है, बेलेबल ऑफेंस माना है उसको। वो सलमान खान वाला जो मैटर आ गया था कि वो गाड़ी चलाई तो उसको बेल नहीं दे रहे, उसमें बेलेबल है, यहाँ बेल मिल रही है। एक आम आदमी जाता है, आदमी एक्सीडेंट में हाईलाइट हो जाता है ना, सबसे पहले वो भाग के जा रही है ना, तुमको जब चाहिए वो आ जाएगा। भाई उसने किसी का मर्डर तो किया नहीं है कि तुमने उसको जेल में पटक रखा है। हाँ तुमने फैक्ट्स एंड फाइल है तो हमारे एक डॉक्टर साहब के साथ इतनी गजब चीज हुई 2012-13 के करीब। उनके पास में एक लेडी आई, लेडी का उन्होंने वो ENT के इलाज के लिए आई, वो कान का उसको कोई ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर साहब ने पूछी हिस्ट्री क्या है आपकी, हिस्ट्री उन्होंने बोला नहीं सब ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ, कुछ भी नहीं। एज वो लेडी की होगी 48 के करीब, है ना। तो अब वो यूं हुआ कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया, उसको एनेस्थीसिया दिया होगा और वो लेडी की डेथ हो गई। अब डेथ से पहले क्या हुआ था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि डेथ से पहले वो बेहोश हुई जब जैसे ही, है ना, उस टाइम पे उसकी फैमिली वाले बाहर ही खड़े थे, उनको दिख गया कि ये बेहोश हो गई है। अब वो अंदर आ गए, अंदर आके मार दिया और वो तोड़फोड़ करने लगे। डॉक्टर साहब उसको रेफर कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही उसकी हालत खराब होने लगी वो लेकर नहीं गए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसको, वो तोड़फोड़ करने लग गए वहाँ की, मर गई। तो अब वो बेहोशी में इस चक्कर में वो उसकी डेथ हो गई क्योंकि ट्रीटमेंट उसको मिल नहीं पाया। अच्छा उसके बाद में डॉक्टर साहब के खिलाफ एक केस होता है मर्डर का केस होता है, वो दर्ज भी हो जाता है। दर्ज होने के बाद में अगले दिन पेपर में भी आ जाता है, डॉक्टर साहब की रेपुटेशन भी उसमें डैमेज हो जाती है। अच्छा पेपर में आने से पहले भी एक और इंटरेस्टिंग चीज उसमें हुई, वो ये हुई डॉक्टर साहब के पास फोन आता है, डॉक्टर साहब पैसे भिजवा रहे हो या कल पेपर में छाप। हाँ होता है। डॉक्टर साहब पैसे भी भिजवाते हैं, क्या करें बेचारे, भिजवा भी देते हैं, उसके बाद में भी कहीं और आ जाता है मीडिया में, एक जगह तो रुकवा लिया। अच्छा पैसा भी अमाउंट भी हेफ्टी, हाँ 80 पेटी भिजवा दो, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर और जगह आ भी जाता है। फिर उसके बाद में पुलिस को अवेयर किया जाता है, समझाया जाता है कि भाई ये मर्डर नहीं है, एनी हाउ इट इज, लास्ट टू लास्ट तुम नेग्लिजेंस बोल सकते हो। उसमें भी रीजन ये रहा है कि इस लेडी ने बताया नहीं कि ये खून पतला करने की दवाई लेती है, हार्ट पेशेंट है। इससे पूछा कि आपको पहले कोई दिक्कत रही है, उसने लेडी ने क्या सोचा कि कान से रिलेटेड कोई दिक्कत पूछ रहे हैं क्या ये इससे पहले। तो उस लेडी ने ये बताया नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उसने बताया ही नहीं कि मेरी खून से रिलेटेड दवाई आती है। वो चीज़ बाद में पता चली, जब वो केस चलने लगा तो वो लेटर स्टेज पे पता चली। अगर उनको पता होता तो वो एनेस्थीसिया वैसे नहीं देते। अब इसके अंदर फिर ये हुआ कि जब पुलिस को समझ में आया कि नहीं मर्डर नहीं बन रहा है, पुलिस ने फाइल बंद करके जज को दी, जज ने ठुकराई तो अगले दिन पेपर में वापस बढ़ाया, मजिस्ट्रेट ने ठुकराई, डॉक्टर सोएंस होगी फाइनल रिपोर्ट FR जो होती है ना, केस बंद कर रहे थे, वो मजिस्ट्रेट ने बोला नहीं बंद नहीं होगा, इसकी गलती है। फिर वो खुली, फिर वो चली, फिर वापस से पता चला कि हाँ बंद होने लायक है, तो सामने वाले प्रोटेस्ट में चले गए, प्रोटेस्ट पिटीशन लगा दी उन्होंने। फिर रिविजन में गई, करते करते वो क्रिमिनल केस लंबा चौड़ा चल के वो खत्म हुआ। लेकिन
क्रिमिनल केस तो खत्म हो गया, अब उसके बाद में नीचे चले गए डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, वो उन्होंने कितना 1 करोड़ का कुछ उन्होंने क्लेम फाइल कर दिया उनके अगेंस्ट। उसमें से नीचे से फिर वो डॉक्टर साहब ने पीछा छुड़ाया, फिर ऊपर स्टेट कमीशन में आ गए, स्टेट लेवल नेशनल कमीशन में चले, फिर वहां से वो डॉक्टर साहब जीते, अब वो एनसीडी, अब वो डॉक्टर साहब 6-7 बार उनको बोल चुके हैं ये सही है 6-7 बार वो सर्टिफिकेट ले चुके हैं कि भाई ये सही है, उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया, लेकिन आज भी वो लड़ रहे हैं, आज भी वो केस नहीं। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये जब क्लियर हो गया कि आपकी कोई गलती नहीं है, मान लो अभी हमारा जो वो एक मैटर डिस्कस किया था यूट्रस रिमूव वाला, नीचे आपने उसके खिलाफ किया, उसका इतना नाम खराब हुआ, उसका जजमेंट पेपर में छप गया, उसके क्लाइंट पेशेंट डिस्टर्ब हुए, वो बाद में फ्री भी हो गई, फिर डॉक्टरों को क्या मिला? तो आप दिलाओ ना उससे। इसका सॉल्यूशन एक ऐसे हो सकता है ना कि अब हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट जब हो रहा है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग एनी टाइम चालू रहे, होता है ट्रीटमेंट का। लेकिन क्या होता है कि देखिए वो प्राइवेसी इशू है। ओके, आप जैसे आप डिलीवरी कराते समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते नहीं कर सकते, क्यों? प्राइवेसी इशू है। फिर क्या करें? मान लीजिए डेटा लीक हो गया, किसी ने केस फाइल किया, मेरा डेटा लीक हो गया, देन इसका कौन ध्यान रखेगा? सबसे बड़ी चीज है कि वीडियो रिकॉर्डिंग, आप काउंसलिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करें, दैट इज नाइस। जैसे मैंने आपको समझाया, आपके मरीज की स्थिति ठीक नहीं है, वो होती है हाँ किसी लेवल पे, ताकि आप टेक्निकल आईसीयू पेशेंट जो क्रिटिकल होते हैं उनकी डेली वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो कंसल्टेशन या वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। उनको समझाया जाता है कि ये कंडीशन है, आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, ये चीज़ें हमारे पास हैं, फिर भी आप किसी और की राय लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, हमारे बेस्ट पॉसिबल वे में हम ये काम कर रहे हैं। देखिए अगेन, बड़े अस्पताल जो उनके पास सारे सेल्स हैं, दे हैव अ लीगल सेल, दे हैव रिकॉर्ड सेक्शन एंड सो मेनी थिंग्स, ऑफ कोर्स उसका भी उनको बहुत हेवी एक्सपेंस है। तो व्हाट अबाउट द स्मॉल नर्सिंग होम्स? वो कहाँ से लाएंगे? वो सब वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है, अकाउंट्स भी उसी को देखना है, पीसीपी एनडीटी भी उसी को देखना है, सर्टिफिकेट्स लाइसेंसेस उसी को देखना है, पेशेंट्स तो देखने ही हैं, ठीक है, सारी चीजें। उसका पता है एंड में क्या होता है, क्या रखे और कैसे मैनेज करे, वो कैसे अनरीजनेबल चले। रेट्स पे काम करने के बाद में उसको वो पैसे लेने के लिए भी किसी बाबू को कमीशन खिलाना पड़ता है कि भाई मैंने चिरंजीवी में काम कर दिया, अब मुझे जो पैसे है वो दे दे। डॉक्टर साहब है ना, वो बता रहे थे रिजेक्शन आ जाते हैं, 5-6 करोड़ रुपए उनके अटके हुए हैं। ये बहुत कॉमन है आरजीएचएस। अभी तो वो कहाँ से अपने स्टाफ की सैलरी देगा, कहाँ से देगा? सेम हो रहा है डॉक्टर साहब, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनका यही है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वो कह रहे हैं अब क्या करें, हमारे तो कम से कम करोड़ों रुपए अटके हुए गवर्नमेंट चीज है सर। मैं एटलीस्ट ये है कि एक तो रीजनेबल रेट्स करें प्राइवेट के लिए, और आपने अगर प्री अप्रूवल दे दी फिर आप डिनाई नहीं कर सकते पैसे देने के लिए कि ये तो ऐसे हो गया। आप पहले ही देख लो ना जो देखना है। आप मेरी बात समझिए, मैंने आपसे अप्रूवल ली एक्स चीज की, मैंने एक्स चीज कर दी, अब उन्होंने एक्स की जरूरत नहीं थी, तो आप पहले देखते ना। नहीं तो आपको एडवांस जमा करना होगा तभी सर। इसमें ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रेट के बराबर नहीं कर सकते आप, आपको या तो उनसे 25% 30% हाइक देना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए ले रहे हो तो मुझे 130-150 रुपए लेने का होना चाहिए, बिकॉज मैं अपना सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। पहली चीज। उससे भी ज्यादा ही होगा। अगर मैं आपने मेरे को एक बार प्री ऑथराइजेशन करके मुझे अप्रूव कर दिया कोई पैकेज, उसको डिनाइल का कोई मतलब ही नहीं है। आपने अगर अप्रूव कर दिया और मैंने एक्स प्रोसीजर किया, तो उस एक्स प्रोसीजर की कीमत आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? आप बोलेंगे एक्स की जरूरत नहीं थी साहब, इसमें तो वाई की जरूरत थी, हम तो वाई का देंगे, या तो आपका पूरा डिनाइल देंगे। तो बोलेगा ठीक है तू वाई का दे दे यार। इट्स लाइक दैट। क्यों? या तो आप प्री ऑथराइजेशन दो ही मत, अगर आप प्री ऑथराइजेशन दे रहे हो देन यू आर लायबल कि आपको गवर्नमेंट से ऐसा भी होता है। यस, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोई इमरजेंसी होती है तो आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर है उसको प्राइमरी इमरजेंसी हेल्प तो देनी चाहिए, उसके पास पैसे नहीं हो तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। हमने दे दी, हम भी ह्यूमन है, एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली वी आर इन दिस फील्ड। बट जो हमारे, और छोड़ दीजिए, जो दवाइयाँ, ड्रेसिंग, वो सारी चीज़ें प्राइमरी लगी, वो कौन देगा? ये था आज का हमारा शो। हमने मेडिकल नेग्लिजेंसी के बारे में जाना, एक तरह से ये पैनल डिस्कशन के जैसा ही हो गया था, जिसमें सब लोगों ने अपनी राय रखी। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो तक कीप शाइनिंग। थैंक यू।